नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए तृतीय वर्ष में फर्स्ट पेपर है समष्टि आर्थिक सिद्धांत, उसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कीन्स का रोजगार निर्धारण का सिद्धांत, इसका अध्ययन करेंगे। कीन्स ने किस प्रकार से रोजगार का निर्धारण किया था, इस सिद्धांत को हम इसमें देखेंगे। और सिद्धांत के अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए हैं वो हैं प्रभावपूर्ण मांग, समग्र मांग फलन, समग्र पूर्ति फलन, मांग और पूर्ति फलनों के द्वारा रोजगार का निर्धारण, मान्यताएं और इसका महत्व। और मैं आपको ये बता दूं कि कीन्स का जो ये मॉडल है, ये सन 1936 में जो उनकी प्रकाशित पुस्तक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें रोजगार और आय के सिद्धांत के रूप में इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से सुने। कीन्स ने कहा है कि जो रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग निर्धारित होती है। यानी कि कीन्स ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, नई अवधारणा दी जिसे प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। और आय और रोजगार अल्पकाल में इसी प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करते हैं। कीन्स ने स्पष्ट किया कि बेरोजगारी का मुख्य कारण प्रभावपूर्ण मांग ही है। यदि किसी राष्ट्र को बेरोजगारी दूर करना चाहता है तो उसे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करनी होगी। अब प्रभावपूर्ण मांग क्या है? प्रभावपूर्ण मांग का वह स्तर है जो संबंधित पूर्ति के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाए, उसे प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। यानी कि जो संबंधित पूर्ति के द्वारा जिसको स्पष्ट कर दिया जाए उसे इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग कहा जाता है। यानी कि आय, उत्पादन व रोजगार का वह बिंदु जहाँ समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन आपस में बराबर होते हों, उसे प्रभावपूर्ण मांग कहा जाता है। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए कि समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देते हैं समग्र मांग फलन। समग्र मांग फलन की सबसे पहले परिभाषा, टेबल और डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। समग्र मांग फलन की परिभाषा है रोजगार के किसी भी दिए हुए स्तर पर, रोजगार के किसी भी दिए हुए स्तर पर आय की वह कुल राशि समग्र मांग कीमत कहलाती है जो कि श्रम की उस मात्रा में लगाए जाने पर उत्पादित उत्पादन के विक्रय से प्राप्त हो सकती है। परिभाषा फिर एक बार, रोजगार के किसी भी दिए हुए स्तर पर आय की वह कुल राशि समग्र मांग कीमत कहलाती है जो कि श्रम की उस मात्रा में लगाए जाने पर उत्पादित उत्पादन के विक्रय से प्राप्त होती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में विभिन्न समग्र मांग कीमतें रोजगार के विभिन्न स्तरों से निर्धारित होती हैं और इनको प्रकट करने वाला फलन समग्र मांग फलन कहलाता है। यानी कि समग्र मांग फलन ADF बराबर फंक्शन ऑफ N। अब जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ेगा समग्र मांग बढ़ती जाती है। डायरेक्ट टेबल में स्पष्ट है, रोजगार का स्तर 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 लगातार बढ़ रहा है। तो समग्र मांग फलन 230, 240, 250, 260, 270, 280 और 290 उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। लेकिन एक रोजगार के एक निश्चित स्तर के बाद समग्र मांग लगातार लोचदार होती जाती है, लगातार घटती जाती है, क्योंकि हम कीन्स ने स्पष्ट किया है कि आय रोजगार के एक निश्चित मात्रा से अधिक बढ़ने पर समग्र मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है। अब हम देखते हैं समग्र पूर्ति फलन। समग्र पूर्ति फलन क्या होता है? परिभाषा, रोजगार के किसी भी दिए हुए स्तर पर आय की वह कुल राशि समग्र पूर्ति कीमत कहलाती है जिसे अर्थव्यवस्था में उन व्यक्तियों की दी हुई संख्या द्वारा उत्पादन के विक्रय से प्राप्त करने की आशा रखते हैं। फिर एक बार, रोजगार के किसी दिए हुए स्तर पर समग्र पूर्ति कीमत मुद्रा की वह कुल राशि होती है जिसे अर्थव्यवस्था में उन व्यक्तियों की दी हुई संख्या द्वारा उत्पादन के विक्रय से प्राप्त करने की आशा रखते हैं। अर्थात रोजगार के किसी विशेष स्तर पर उत्पादन के विक्रय से प्राप्त होने वाली आवश्यक आय समग्र पूर्ति फलन कहलाती है जो कि रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि ASF बराबर फंक्शन ऑफ N। टेबल में हमें दिखाई दे रहा है रोजगार का स्तर 20, 25, 30, 35, 40 और 40 रोजगार का स्तर निश्चित निर्धारित है। एक निश्चित स्तर के पश्चात रोजगार रुक जाता है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हो जाती है, उसके पश्चात रोजगार का स्तर नहीं बढ़ता है तथा समग्र पूर्ति 215, 230, 245, 260, 275, 290 और 305 लगातार बढ़ती जाती है और एक पूर्ण रोजगार के स्तर पर यह पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है। ठीक, ये दोनों समग्र मांग और समग्र पूर्ति अभी जहाँ काटते हैं वहीं पर ही प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है।
हम जानते हैं रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जहां पर रोजगार के स्तर का निर्धारण हो रहा है। रेखा चित्र में AD समग्र मांग वक्र है, AS समग्र पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, जो कि प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। यहाँ पर रोजगार का स्तर ON निर्धारित होता है और इस पर उद्यमकर्ताओं को अधिकतम लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी बिंदु पर उद्यमी को या तो हानि होगी या असामान्य लाभ प्राप्त होंगे। अब हम रेखा चित्र में देखें कि रोजगार के स्तर ON डैश पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है। समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक भी कितनी है? CH के बराबर अधिक है। अब इसमें उद्यमी को CH के बराबर अधिसामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो कीमत बढ़ा सकता है, इसलिए CH के बराबर अधिसामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, संतुलन का बिंदु E प्राप्त हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त इसके आगे हम जाएं तो NF के स्तर पर समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक हो जाती है और अधिक होने की अधिक की जो मात्रा है वो R के द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ पर समग्र पूर्ति समग्र मांग से R के अधिक है। अर्थव्यवस्था में हानि की स्थिति होती है, अर्थव्यवस्था में संकुचन होता है और पुनः ई बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु प्राप्त हो जाता है। अतः उद्यमी ई संतुलन के बाद रोजगार में अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति को बढ़ाना नहीं चाहेगा। यदि उसे पूर्ण रूप परंतु यहाँ पर उसे अल्प रोजगार संतुलन प्राप्त है, यदि उसे पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त करना हो तो वह समग्र मांग का स्तर बढ़ाएगा और समग्र मांग का स्तर बढ़ा करके R बिंदु तक ले जाएगा। समग्र मांग का स्तर बढ़ाने पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। और हम जानते हैं कि समग्र मांग का जो बिंदु है वो बढ़ाया जाता है उपभोग और विनियोग के द्वारा, इससे पहले नहीं। उपभोग और विनियोग के द्वारा ही समग्र मांग के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अब हम इस नियम की मान्यताएं देखें कि इस नियम में केन्स ने उपभोग प्रवृत्ति को अल्पकाल में स्थिर माना है, रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से विनियोग को अधिक महत्व दिया है, ब्याज की दर पर मौद्रिक अधिकारी का नियंत्रण हो सकता है, ब्याज रोजगार बढ़ाने के लिए निजी विनियोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए केन्स ने सार्वजनिक विनियोग पर बल दिया है। केन्स की मान्यता है कि एक सीमा से ब्याज की दर गिर जाती है तो व्यक्ति विनियोग के स्थान पर नकदी रखना पसंद करेगा। इस नियम का महत्व है, ये रोजगार का निर्धारक मॉडल है। केन्स का से के नियम का खंडन करता है, पूर्ण रोजगार सिद्धांत का खंडन करता है, क्योंकि ये नियम बताता है कि अर्थव्यवस्था में जहाँ प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है वहाँ पर अल्प रोजगार संतुलन होता है। पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। मजदूरी कटौती का खंडन करता है, निवेश का क्या कार्य है गुणक की प्रवृत्ति को बताता है और गरीबी के विरोधाभास की व्याख्या करता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के बारे में बताता है। अब इस नियम की आलोचनाएं अगर हम देखें तो इस नियम में पूर्ण रोजगार संबंधी दोषपूर्ण मान्यता है, बेरोजगारी निर्धारण के व्यापक उपाय नहीं सुझाए, प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार के मध्य कोई फलनात्मक संबंध स्पष्ट करने में सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर सका, रोजगार निर्धारण में केवल विनियोग फलन को ही महत्व दिया है, पूर्ण प्रतियोगिता की भ्रमपूर्ण मान्यता है, अल्पकालीन विश्लेषण है, एक पक्षीय सिद्धांत है, बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है, त्वरण सिद्धांत की इसने उपेक्षा की है और सामान्य सिद्धांत नहीं है। फिर भी इन्हें इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी केन्स का जो रोजगार निर्धारण का सिद्धांत है अर्थव्यवस्था के लिए सार्थक है और बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अधिक सार्थक है। इस मॉडल का इस नियम का बहुत ही स्पष्ट तरीके से तुम्हें अध्ययन करना है। अक्सर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। केन्स का रोजगार निर्धारण अलग मॉडल है, केन्स का आय निर्धारण अलग मॉडल है। दोनों ही मॉडलों में समानता ये है कि प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है, समग्र मांग है, समग्र पूर्ति है। जहाँ रोजगार निर्धारण में इनको रोजगार के स्तर पर निर्धारित किया जाता है, वहाँ आय के निर्धारण के मॉडल में समग्र मांग और समग्र पूर्ति को आय और व्यय के साथ स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार दोनों मान्यताओं के आधार पर रोजगार और आय का निर्धारण किया जाता है। मान्यताएं लगभग सेम सी हैं और व्याख्या भी लगभग सेम है, डायग्रामों में थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए इसका जो PDF फाइल है ये गूगल ड्राइव से लेकर के इसका बहुत ही स्पष्ट अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।